दोस्तों, आज के वक्त में हम ह्यूमन सिविलाइजेशन एनर्जी को बहुत बड़े स्केल में यूज कर रहे हैं। जैसे आज हम इंसान ग्लोबली हर घंटे 27,000 टेरावाट पावर का इस्तेमाल करते हैं और आज पूरी दुनिया हर तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर है। लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर सडनली पूरी दुनिया से इलेक्ट्रिसिटी शट डाउन हो जाए और दुनिया कंप्लीटली ब्लैकआउट हो जाए तो क्या होगा? दोस्तों, अगर केवल एक दिन के लिए भी पूरी दुनिया से इलेक्ट्रिसिटी कट डाउन हो जाए तो सारे बैंक्स, बिजनेसेस, शेयर मार्केट ठप पड़ जाएंगे। इसका सबसे भयानक असर तो सभी हॉस्पिटल्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा ही कंप्लीट ब्लैकआउट का असर तब देखने को मिला जब साल मार्च 2019 को वेनेजुएला में 5 दिनों के लिए नेशन वाइड पावर कट कर दिया गया था, जिसका सबसे बुरा असर वेनेजुएला के हॉस्पिटल्स पर पड़ा, जिसमें 5 दिनों के अंदर 26 पेशेंट्स की दर्दनाक मौत हो गई। हॉस्पिटल्स पूरी तरह से अंधेरे की चपेट में थे, यहाँ तक कि डॉक्टर्स मोबाइल टॉर्च से मरीजों का इलाज कर रहे थे। दोस्तों, उस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद प्रेग्नेंट महिलाओं ने सिर्फ मोबाइल के टॉर्च लाइट में ही बच्चों को जन्म दिया था। इलेक्ट्रिसिटी कटडाउन की वजह से हॉस्पिटल के वेंटिलेशन सिस्टम भी बंद पड़ चुके थे, जिसकी वजह से वेंटिलेशन पर मौजूद पेशेंट्स की सबसे पहले मौत हुई। इसके अलावा 9 से 10 मंजिल ऊंचे हॉस्पिटल्स में मरीजों के लिए भारी मैकेनिकल डिवाइसेस बिना लिफ्ट के लेकर जाना बहुत मुश्किल हो गया था। इसीलिए दोस्तों, अगर कंप्लीट ब्लैकआउट होता है तो दुनिया भर के हॉस्पिटल्स में आईसीयू और वेंटिलेशन पर मौजूद पेशेंट की सबसे पहले मौत हो जाएगी। इसके अलावा पूरे दुनिया में रेलवे नेटवर्क बंद हो जाएगा। एटीसी प्लेन से कांटेक्ट नहीं कर पाएगी, जिस वजह से प्लेन एक्सीडेंट्स की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक दिन इलेक्ट्रिसिटी ना रहने की वजह से हमें $43 बिलियन यानी 3.6 ट्रिलियन रुपयों का नुकसान तक हो सकता है। दोस्तों, आज पूरी दुनिया इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट है, लेकिन आज से 300 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उस वक्त तक इलेक्ट्रिसिटी की खोज ही नहीं हुई थी। और सबसे पहले अपने एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी से रूबरू करने वाले साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल पावर जो आज इतना इंपॉर्टेंस रखती है, उसे कैसे बेंजामिन ने अपने एक्सपेरिमेंट से खोज निकाला था? आखिर कैसे उन्हें इलेक्ट्रिसिटी को खोजने और समझने का थॉट आया, और उस वक्त के लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्या सोचते थे? आइए समझते हैं इसी इलेक्ट्रिसिटी की खोज की जर्नी को आज की इस वीडियो में। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए रेडी स्टडी नॉलेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, 17 जनवरी 1706 में बॉस्टन में जन्मे बेंजामिन फ्रैंकलिन बचपन में काफी गरीब थे। दरअसल बेंजामिन के पिता ने 2 शादियां की थी, जिनमें उनके 17 बच्चे थे। गरीबी और बड़ा परिवार होने की वजह से बेंजामिन को 10 साल की उम्र में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी, लेकिन फिर भी वो घर पर ही किताबों को पढ़कर अपने ज्ञान को एक्सप्लोर करते थे। इसके बाद करीब 17 साल की उम्र में बेंजामिन फिलाडेल्फिया शिफ्ट हो गए और यहाँ से वो लंदन चले गए, जहाँ उन्होंने कुछ वक्त तक काम किया, जिसके बाद वो फिर से फिलाडेल्फिया लौट आए। यहाँ पर भी बेंजामिन काम की तलाश में थे, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो आगे क्या करेंगे। लेकिन दोस्तों, यहीं से ही बेंजामिन अपनी इलेक्ट्रिसिटी की खोज की जर्नी को शुरू करने वाले थे। दरअसल 1740s में बेंजामिन की मुलाकात आर्चिबाल्ड स्पेंसर नाम के एक लेक्चरर से होती है, जो उस वक्त स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पर स्टडी कर रहे थे, और अपने लेक्चर्स में वो स्केल्स को रब करके उससे पेपर को मूव करवाकर स्टैटिक चार्ज का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया करते थे, जिसे देखकर बेंजामिन काफी प्रभावित हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं बेंजामिन भी इलेक्ट्रिसिटी को बहुत गहराई से समझना चाहते थे। दोस्तों, बेंजामिन ने कई बार बिल्डिंग पर बिजली कड़क कर लोगों का नुकसान होते देखा था, और वो इसे समझना भी चाहते थे। इसीलिए जब वो प्रोफेसर स्पेंसर से मिले, तब उन्हें पता चला कि आसमानी बिजली वैसे ही काम करती है जैसे स्पेंसर अपनी डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाया करते थे। फर्क सिर्फ ये था कि आसमानी बिजली हाई इंटेंसिटी पर काम करती है। दोस्तों, उस वक्त फिलाडेल्फिया की ऊंची चर्च पर अक्सर बिजली गिरा करती थी, जिसे लोग भगवान का प्रकोप समझा करते थे, और उन्हें लगता था कि गॉड उनसे नाराज है। लेकिन बेंजामिन ने लोगों को समझाने की कोशिश की और बताया कि ये नेचर का एक नेचुरल फिनोमेनन है। वैसे दोस्तों, अगर हम बादलों में बिजली के कॉन्सेप्ट को समझें, तो जब बादलों के बीच में आइस क्रिस्टल बनते हैं तो वो वाटर ड्रॉपलेट से टकराते हैं, जिससे कि चार्ज पैदा होता है, जिसमें बादलों के ऊपर के हिस्से में ज्यादातर पॉजिटिव चार्ज और निचले हिस्से में नेगेटिव चार्ज जमा हो जाता है। जब यही नेगेटिव चार्ज ओवरलोड हो जाता है तो ये जमीन की तरफ अट्रैक्ट होता है, जो कि पॉजिटिवली चेंज होती है। इसीलिए बादलों में हमें लाइटनिंग देखने को मिलती है।
लेकिन दोस्तों उस वक्त किसी ने भी बेंजामिन की बात पर भरोसा नहीं किया और गॉड के खिलाफ बोलने पर बेंजामिन को क्रिटिसाइज किया। बेंजामिन जानते थे कि लोगों के सामने चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी की सच्चाई को किसी एक्सपेरिमेंट के जरिए ही सामने लाया जा सकता था, और अगर वो किसी तरह इलेक्ट्रिक चार्ज को कैप्चर कर ले तो साइंटिफिक कम्युनिटी भी इस पर आगे रिसर्च कर सकती है। दोस्तों ज्यादातर लोगों को लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी को दुनिया के सामने लाने के लिए बेंजामिन ने सबसे पहले काइट वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचा और फिर इसे परफॉर्म किया, लेकिन ऐसा नहीं था। साल 1751 में बेंजामिन के द्वारा लिखी गई बुक एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी में उन्होंने अपनी सभी आइडियाज का जिक्र किया है। इस बुक में बेंजामिन ने इलेक्ट्रिकल चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को भी समझाया है, जो उस वक्त बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट था। इसके साथ ही उन्होंने बैटरी जैसे शब्दों को भी दुनिया के सामने रखा। दोस्तों अपने एक्सपेरिमेंट्स में सबसे पहले बेंजामिन एक लंबी आयरन रॉड का इस्तेमाल करना चाहते थे जो किसी भी इमारत से ऊंची होती। उनकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो कड़कती हुई बिजली को आयरन रॉड से घर के अंदर बहते कैप्चर करना चाहते थे। लेकिन दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट इतना ज्यादा जानलेवा था कि इससे अंदर बैठे इंसान की जान जा सकती थी, इसीलिए बेंजामिन ने इस एक्सपेरिमेंट को कभी परफॉर्म नहीं किया। इसके अलावा बात करें तो उनके काइट वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में भी कई मिथ्स मौजूद हैं, जिसमें लोगों को लगता है कि काइट उड़ाते वक्त उनकी काइट में डायरेक्ट बिजली गिरी जिसे उन्होंने कैप्चर कर लिया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। हालांकि उनके द्वारा किया गया काइट एक्सपेरिमेंट काफी खतरनाक था, लेकिन उन्होंने इसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट कर रखा था। जैसे कि जब वो बारिश और तूफान वाले मौसम में एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे, तब बेंजामिन भीगने से बचने के लिए प्रॉपर शेल्टर के नीचे मौजूद थे। इसके अलावा अपने आप को इंसुलेट करने के लिए उन्होंने जूते पहने हुए थे और पाँव के नीचे रबर मैट भी बिछाई हुई थी, ताकि उनकी बॉडी से किसी भी तरह से करंट पास ना हो। दोस्तों बारिश और तूफान जैसे मौसम में उन्होंने किसी भी नॉर्मल पतंग को उड़ाने के बजाय सिल्क के धागे से बनी पतंग को उड़ाया था और उसके ऊपर एक मेटल रॉड को लगाया था। ऐसे ही उन्होंने पतंग के धागे के एंड में एक मेटल की चाबी को बांधा और चाबी के दूसरी तरफ सिल्क के धागे को बांधा, ताकि जब गीली रस्सी से करंट पास हो तो वो चाबी में स्टोर हो जाए, उससे आगे न बढ़े। दोस्तों बेंजामिन के इस काइट एक्सपेरिमेंट की सच्चाई ये है कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट में कभी भी उन्होंने आसमान से कड़कती हुई बिजली को डायरेक्ट कैप्चर नहीं किया था, क्योंकि ये बहुत जानलेवा होता। क्योंकि बेंजामिन के बाद ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट एक रशियन रिसर्चर ने भी किया था, जिस पर डायरेक्ट बिजली गिरने से उसकी मौत हो गई थी। तो बेंजामिन ने अपनी पतंग को तूफानी आसमान में उड़ाकर हवा और बादलों के बीच में मौजूद चार्ज को कैप्चर किया था, जो कि गीली रस्सी से होते हुए चाबी में स्टोर हुई थी, जिसे छूकर बेंजामिन को बिजली के होने का एहसास हुआ। इसी इलेक्ट्रिसिटी को बेंजामिन ने लेडन जार यानी एक ऐसा मेटल कंटेनर जिसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर किया जा सकता था, उसमें स्टोर किया और उनके इस एक्सपेरिमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी का परिचय दुनिया से करवाया। जिसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की मदद से थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। दुनिया भर में टेलीग्राम का इस्तेमाल किया गया, टेलीफोन अस्तित्व में आए और निकोला टेस्ला के द्वारा एसी करंट की खोज की गई, जिसमें उन्होंने कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की खोज भी की। दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए जो पहला कदम उठाया, उसी इलेक्ट्रिसिटी पर आज पूरी दुनिया निर्भर है, जो कि ह्यूमंस की जिंदगी और मौत को भी कंट्रोल करती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन के इस रेवोल्यूशनरी खोज के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।